सियासत में यूं तो राजनीतिक दल दूसरे अपने विपक्षी दलों से परेशान होते हैं, लेकिन जब सियासत में उनके अपने ही उनको परेशान करने लगते हैं तो स्थितियां बिल्कुल बदल जाती हैं। आपको हम बताने वाले हैं इस पूरे वीडियो में कि वो कौन से राजनेता हैं जो सियासत में अपने परिवार से ही परेशान हो गए हैं और स्थितियां बदल गई हैं। उसमें छोटे मोटे नहीं बल्कि मुख्यमंत्री स्तर के नेताओं को झेलना पड़ रहा है अपने परिवार के कलह को। हम इस पूरे वीडियो में बताने वाले हैं कि उन नेताओं के नाम जो अपने परिवार से ही जूझते और लड़ रहे हैं। इसके अलावा उनके परिवार ने उनको कितना नुकसान पहुंचाया और इसमें वो कौन कौन से बड़े नेताओं के नाम हैं जो परिवार के कलह से पार्टी को गिरता हुआ देख रहे हैं, पार्टी को समाप्त होते हुए देख रहे हैं और पार्टी के लिए आने वाले समय में संकट देख रहे हैं। चलिए बात करते हैं इसी विषय पर, बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24। मैं शिव द्विवेदी आपको बताते चले कि राजनीति के अंदर चाचा और भतीजे के बीच में तो खूब जुबानी जंग भी हुए हैं और एक दूसरे पर वार प्रत्यावार भी हुए हैं। अगर हम इसकी चर्चा शुरू करते हैं तो शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से। चलिए आइए चलते हैं महाराष्ट्र में। एक वो समय था जब स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की तूती बोलती थी। भारतीय जनता पार्टी हो या उनके विपक्ष के लोग, सब बाला साहब ठाकरे के रुतबे, प्रभाव, उनके प्रशासन क्षमता और इसके अलावा उनके जो लोकप्रियता थी उससे इतना डरते थे कि बाला साहब का एक कोई भी स्टेटमेंट बहुत बड़ी बात होती थी। बाला साहब इतने प्रभावशाली नेता थे, लेकिन वो भी हार गए अपने भतीजे राज ठाकरे से। जिन बाला साहब का सूरज कभी अस्त नहीं होता था, उन बाला साहब को राज ठाकरे ने कहीं का नहीं छोड़ा। आपको बता दें कि जब उत्तर भारतीयों को लेकर के बाला साहब की पार्टी शिवसेना आक्रामक हुआ करती थी, उस समय राज ठाकरे एक चमकता हुआ सितारा हुआ करता था। राज ठाकरे की अगर बात करें तो ये माना जाता था कि बाला साहब ठाकरे के रियल उत्तराधिकारी अगर कोई हो सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ राज ठाकरे हो सकते हैं। पूरे का पूरा महाराष्ट्र राज ठाकरे पर फिदा था। ये मानता था कि बाला साहब का पूरा अश्क अगर किसी में दिखाई पड़ता है तो सिर्फ और सिर्फ बाल ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे में। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि राज ठाकरे अब अपनी खुद की पार्टी एमएनएस बना बैठे। शायद उन्होंने अपेक्षा ज्यादा पाल ली और ये माना कि उत्तराधिकारी मैं ही हूंगा, लेकिन समय के साथ ऐसा माहौल बदला और इस तरह सामाजिक और राजनीतिक समीकरण बदले कि बाला साहब ठाकरे भी अपने आप को पुत्र मोह से नहीं रोक पाए और जैसे उन्होंने उद्धव ठाकरे को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, एमएनएस बना करके राज ठाकरे ने चाचा को ही चैलेंज कर दिया। स्थिति ये रही, न चाचा बचे और न भतीजे, दोनों का सुपड़ा साफ हो गया महाराष्ट्र के अंदर और दोनों की शक्तियां बढ़ गई और कमजोर भी हो गई, जिसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अब वहां एक छत्र अपना राज स्टैब्लिश कर लिया। अब बात करते हैं उसी महाराष्ट्र के दूसरे राजनीतिक दल की, एनसीपी। शरद पवार की जिस एनसीपी की हम बात कर रहे हैं वो 1999 में सोनिया गांधी को लेकर के जब विरोध तारिक अनवर, शरद पवार इन लोगों ने किया था, तो उसके बाद उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी जिसका नाम था एनसीपी। और एनसीपी बनने के बाद जो शरद पवार की एनसीपी है वह अपने उरूज पे चली गई। स्थिति ये आई कि महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस के बाद एक सबसे बड़ा ध्रुव बन के खड़ी हुई एनसीपी और एनसीपी ने तगड़ी टक्कर दी कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी को चौथे नंबर की पार्टी बना दिया एनसीपी ने और स्थिति ये रही कि सरकार भी बनाया इन्होंने। आपको बता दें कि एनसीपी में भी शरद पवार के दाहिने हाथ माने जाने वाले अजीत पवार ने फिर अपने चाचा को गच्चा दे दिया और जमकर गच्चा दिया जब उन्होंने, स्थिति ये आई कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ महज 4 घंटे की सरकार बना ली थी और कहा यह गया कि उन्होंने अपने चाचा को खबर तक नहीं होने दी। बाद में ये मामला और तूल पकड़ा और एक स्थिति ये भी आई कि उन्होंने अपने चाचा की पार्टी यानी एनसीपी जो मूल पार्टी है उसको ही पूरा टेक ओवर कर लिया और आज तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गलबैया करते हुए उप मुख्यमंत्री की हैसियत से बड़े विभागों को लेकर के देवेंद्र फडणवीस के साथ सरकार चला रहे हैं। इससे पहले एकनाथ शिंदे के साथ भी वो सरकार चला चुके हैं और मामला इतना तूल पकड़ गया कि उन्होंने अपने चाचा शरद पवार को पूरी तरह से नस्तो नाबूद ही कर दिया। स्थिति यह है कि अब परिवार में पैचअप की स्थिति आ गई है, यानी इस भतीजे ने भी चाचा को खूब परेशान किया, छकाया और पूरी की पूरी पार्टी ही अपने पास रख ली। और यही नहीं, अगर हम बात करें तो अब आइए तीसरे भतीजे की बात करते हैं। उसका नाम है चिराग पासवान।
आपने रामविलास पासवान का नाम सुना ही होगा। रामविलास पासवान जिनकी पार्टी है लोक जनशक्ति। लोक जनशक्ति पार्टी स्वर्गीय रामविलास पासवान ने बनाई थी। प्रभावशाली पार्टी थी, कोई भी सरकार हो रामविलास पासवान उसमें मंत्री पद लेते ही लेते थे। रामविलास पासवान के मृत्यु के पश्चात चिराग पासवान के सामने एक बड़ा संकट खड़ा होगा कि चिराग पासवान उस पार्टी के उत्तराधिकारी होंगे या फिर उन चिराग पासवान के चाचा पशुपत पारस, और पशुपत पारस और चिराग पासवान के बीच एक बार फिर उत्तराधिकार का विवाद शुरू हो गया। और यह विवाद इस कदर चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इसमें दखलंदाजी करनी पड़ी। पशुपत पारस को मंत्री बनाया गया और इसके बाद दो गुट बन गए, एक राम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और एक लोक जनशक्ति पार्टी पशुपत पारस। अंत में स्थिति यह हुई कि अब इस बार जाकर के भतीजे ने चाचा को पटकनी दे दी और लोकसभा के चुनाव में भतीजे ने फुल फ्लैश एक 100% स्ट्राइक के साथ एक बार फिर से सत्ता में है और अब वो मंत्री भी हैं। यानी उन्होंने पशुपत पारस की बैंड बजा दी। एक भतीजे ने यहां भी खूब जम करके अपने चाचा को छकाया। अब बात आती है सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में भी भतीजे ने चाचा को कम नहीं छकाया। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो 2012 में जब समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव के चेहरे पर पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आती है उत्तर प्रदेश में, उस समय उसके मुख्यमंत्री के रूप में भतीजा यानी कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनता है। चाचा को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता है, क्योंकि चाचा शिवपाल यादव जी जान लगा करके अपने भाई मुलायम सिंह यादव को प्रतिस्थापित करने के लिए क्या नहीं किया। चाचा ने सर्वाइवल किया, चाचा ने कई मुकदमे अपने ऊपर लादे। चाचा पूरे के पूरे समाजवादी पार्टी के सबसे ऐसे फेस थे जिनको टारगेट पर रहते थे उन नेताओं के। उसके बावजूद भी चाचा को मुख्यमंत्री ना बना करके, आजम खां को मुख्यमंत्री ना बना करके सीधे मुख्यमंत्री का पद किसको दिया गया? बहुत ही कम उम्र में अखिलेश यादव को दिया गया। यानी एक बार चाचा को गच्चा दे दिया अखिलेश यादव ने। और फिर ये मामला उस समय तो सामान्य लगा था, लेकिन जैसे जैसे सरकार आगे बढ़ने लगी, सरकार की कार्यप्रणाली बढ़ने लगी, 17 तक आते आते घर में घमासान हो गया। स्थिति इस ऐसी बन गई कि मंच पे भी चाचा और भतीजे के बीच में वाद विवाद शुरू हो गए। कई ऐसे वीडियो के क्लिप मीडिया में आने लगे जो परिवार को तो शर्मिंदा कर ही रहे थे, साथ ही साथ चाचा और भतीजे को भी अंतर्मन से शर्मिंदा कर रहे थे। और ऐसी परिस्थिति में चाचा की वो वाट लगाई भतीजे ने कि अभी तक चाचा संभल नहीं पाए हैं। चाचा को लगा कि एक बार हम भतीजे को खड़ा टक्कर दे सकते हैं और उन्होंने पार्टी भी बना ली। लेकिन पार्टी बनाने के बाद भी भतीजे का कुछ नहीं बिगड़ा, बल्कि चाचा को ही लौट के बुद्धू घर को आए। ऐसी स्थिति में दोबारा शिवपाल सिंह यादव को समाजवादी पार्टी में आना पड़ा और अपने सारे लोगों को यानी कि अपने बेटे को और सब लोगों को फिर से समाजवादी पार्टी में एडजस्ट करना पड़ा, और वो भी भतीजे की शर्त पर। अब एक और पूर्व मुख्यमंत्री की बात करते हैं, बहन मायावती। बहन मायावती एक बड़ा नाम है जो बहुजन मूवमेंट का बड़ा फेस है। आज भी उत्तर प्रदेश में मायावती से ज्यादा प्रभावशाली दलित चेहरा कोई भी नहीं है। और ऐसे में मायावती भी अपने भतीजे से परेशान है। उनका भतीजा आकाश आनंद, और भतीजे से ज्यादा वो भतीजे की बीवी से परेशान है, जिनका नाम है प्रज्ञा सिद्धार्थ, जो अशोक सिद्धार्थ की बेटी हैं। अशोक सिद्धार्थ जो कभी मायावती के दाहिने हाथ कहे जाते थे। मायावती ने उनकी बेटी से अपने आकाश आनंद की शादी करा दी, और स्थिति ये आई कि उन्हें आकाश आनंद के स्वभाव से दिक्कतें नहीं है, आकाश आनंद के काम से दिक्कतें नहीं है, उन्हें दिक्कत प्रज्ञा सिद्धार्थ की टिप्पणियों से। यानी घर में सब कुछ ठीक नहीं है, और एक बार फिर भतीजे आकाश आनंद की वजह से मायावती परेशान हो गई। उनको उत्तराधिकारी से भी हटा दिया, उनके ससुर को भी पार्टी से बाहर कर दिया, जो कभी उनके राइट हैंड हुआ करते थे। और अब मायावती भी अपने भतीजे से खूब पीड़ित है। उन्हें लगा कि कहीं जो काम एनसीपी अजीत पवार ने किया है, जो काम उद्धव ठाकरे की पार्टी यानी कि बाला साहब ठाकरे की पार्टी में क्या नाम है अपने राज ठाकरे ने किया है, कहीं वो स्थिति बहुजन समाज पार्टी में ना हो जाए कि मेरा भतीजा मेरी पार्टी को ही तोड़ के अलग कर ले। और ये समस्या सिर्फ इन्हीं की नहीं है, वर्तमान मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी के लिए भी संकट है। उनका भतीजा भी उनके लिए एक बड़े संकट के रूप में दिखाई पड़ रहा है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में अपना आधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है, वहीं पर अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल के अंदर
भारतीय जनता पार्टी को मात देने के लिए ममता बनर्जी कुछ भी करने को तैयार है। और ऐसे में जब उन्हें अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी की सबसे अधिक जरूरत है तो वो कई मीटिंगों में नहीं आ रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी की जो पत्नी है रुजिरा बनर्जी, उनसे उनकी नहीं पटती है, यानी कि यहां भी बुआ और भतीजे के बीच में पासा फंस गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि बुआ और भतीजे के बीच में जो विवाद खड़े हो रहे हैं उनके बीच में उनकी पत्नियों का सबसे बड़ा रोल है। मामला ये आ रहा है कि अब अभिषेक बनर्जी को लेकर के ममता बनर्जी भी सतर्क हो रही हैं और वो भी अपनी अभिषेक बनर्जी की पत्नी को लेकर के उनका दृष्टिकोण भी बिल्कुल ही अलग होता चला जा रहा है। देखना यह है कि जो भतीजों का जो ये इंटरनल पॉलिटिक्स है वो कईयों को तो ठिकाने लगा चुकी है, चाहे वो शरद पवार की बात करें, फिर वो बाला साहब ठाकरे की बात करें, फिर वो चाहे शिवपाल यादव की, लेकिन क्या मायावती और ममता बनर्जी को भी ये भतीजों की पॉलिटिक्स ठिकाने लगा देगी? देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। थैंक यू वेरी मच।